हेलो गाइस, होप यू ऑल आर वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट लेके आई हूँ, जिसके 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक स्टार्टिंग के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, वहाँ से जाके आप पहले वो देख लीजिएगा। जो हम फोर्थ पार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेज द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले इस डेफिनेशन में सिंक्रोनाइजेज जो वर्ड लिखा है उसका मतलब बताइए मुझे। इस वर्ड का मतलब बताइए। सिंक्रोनाइजेज क्या है? एक साथ करवाना, मतलब द प्रोसेस बाय विच, जिस प्रोसेस से जो मैनेजर है वो सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ लेकर आता है या सब लोगों से एक साथ काम करवाता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से एक साथ काम करवाता है, उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो एक प्रोसेस जिससे कि मैनेजर सारी एक्टिविटीज़ को, सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ लेकर चल रहा है, उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल, डिपार्टमेंट एंड स्पेशलिस्ट। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? सब लोगों की मेहनत को, मतलब अलग अलग लोगों की मेहनत को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की मेहनत को, अलग अलग स्पेशलिस्ट की मेहनत को एक जगह इंटीग्रेट कर देता है, जिससे कि हमारा जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आ रहा है ना समझ में? देखिए, कोऑर्डिनेशन इज़ समटाइम कंसिडर्ड अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कभी कभी हम कोऑर्डिनेशन को एक सेपरेट फंक्शन भी कहते हैं मैनेजमेंट का, बट कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पर कोऑर्डिनेशन सेपरेट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का। Coordination acts as an binding thread between different departments, functions and people of an organization. Coordination कैसे काम करता है? एक बाइंडिंग थ्रेड के रूप में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, डिफरेंट फंक्शंस के, डिफरेंट पीपल्स के जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके बीच में एक बाइंडिंग थ्रेड के रूप में काम करता है, मतलब सबको बाइंड करके एक साथ लेकर चलता है। नेक्स्ट आया कोऑर्डिनेशन इज़ अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फोर्स है जो बाकी सारे फंक्शन को आपस में बाइंड करता है, एक दूसरे से मिलाता है, एंड दस कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, और इसीलिए इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस है वो मैनेजमेंट के फंक्शंस के लिए किस तरीके से वर्क करती है। पहले तो बताइए मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं? वो अब तक आपको याद हो जाने चाहिए थे, याद हो गए होंगे। बताइए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर किसी को भी इसे याद करने में दिक्कत हो रही है एक सीरियल वाइज, तो वो ये याद कर ले POSDC। ठीक है ना? इससे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा फंक्शन कैसे आता है, पहले कौन सा आना है, सेकंड में कौन सा आना है। ओके, तो इसमें फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ स्टार्ट विथ प्लानिंग। अब जो एक्टिविटीज़ को हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उसकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होगी? फर्स्ट फंक्शन से ही होगी। क्या है वो? प्लानिंग। टॉप मैनेजमेंट प्लान करता है एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चलिए, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई जना आपके लिए प्लान बना रहा है तो वो आपसे भी तो थोड़ा सा पूछेगा ना। मानिए अगर वो आपके लिए टाइम टेबल भी बना के दे रहा है तो पहले उसे ये तो पता होना चाहिए ना कि आपको क्या क्या काम करना है, आप किस तरीके से कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं, ये सब तो उसे देखना पड़ेगा ना। तो अगर जो मैनेजमेंट है वो कोई भी प्लान बना के नीचे के लोगों को काम करने के लिए दे दे, मतलब उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, उनको वो काम करने के लिए दे दे, तो क्या वो लोग सही से परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा प्लान बनाने के लिए जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर है, उसे भी पहले बाकी लोगों से पूछना पड़ेगा, थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा, उनका देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस तरीके से नहीं कर सकते हैं, तभी तो वो प्लान बनाएगा ना। इसका मतलब मैनेजर को भी कोऑर्डिनेट
करना पड़ेगा। प्लानिंग जो है वो कोऑर्डिनेशन से ही सक्सेसफुल होती है, जब प्लानिंग कोऑर्डिनेट करेगी बाकी सारे फंक्शंस के साथ। समझ में आ गया? फिर अकॉर्डिंग टू दीज प्लान्स द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ डेवलप्ड। अब इन प्लान्स के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो डेवलप करा जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी प्लान के साथ कोऑर्डिनेट कराना, तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का आउटकम हो गया। मतलब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में ये हुआ। नेक्स्ट, द स्टाफिंग फंक्शन इज़ परफॉर्म टू फिल द रोल्स डिजाइंड इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब स्टाफिंग को कैसे पता चला कि उसको कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, उसको कितने रखने हैं? उसे पता चला ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस से, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हमने देखा कि हमारे पास रिसोर्सेज की कितनी कमी है, हमें किस तरीके से काम करना है, किस डिपार्टमेंट में हमें कितने लोग चाहिए काम करने के लिए, ये सब तो हमने ऑर्गेनाइजिंग में देखा। तो स्टाफिंग ने कहाँ से कोऑर्डिनेट करा? ऑर्गेनाइजिंग से कोऑर्डिनेट करा। आ गया समझ में? नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दीज प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू प्लान्स। अब ये चेक करने के लिए कि जो हम प्लान कर रहे हैं वो हमारा सही से चल रहा है, डायरेक्टिंग की ज़रूरत पड़ी। तो इसने भी कोऑर्डिनेट करा ना। इसने किसके साथ करा? प्लानिंग के साथ कोऑर्डिनेट करा कि प्लान सही से काम करें, इसलिए वो सबको समझाएगा, स्टाफ्स को समझाएगा। नेक्स्ट आया, एनी डेविएशन बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आर टेकन केयर एट द स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग। अब अगर कोई भी डेविएशन आ रही है, कोई भी कमी आ रही है, अच्छा पहले ये बताइए कमी पता कैसे चलेगी? पहले हमें जाके प्लान देखना पड़ेगा, प्लान क्या बना था, फिर हमें सबका वर्क देखना पड़ेगा कि वर्क सही से एग्जीक्यूट हुआ या नहीं, मतलब डायरेक्टिंग देखनी पड़ेगी। उसके बाद ही तो हम डेविएशंस निकालेंगे। जो हमारा कौन सा फंक्शन है? कंट्रोलिंग फंक्शन। तो वो भी पहले आपस में औरों के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, तभी तो सही से वर्क करेगा ना। तो ये सारे जो हैं हमारे फंक्शंस वो आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं, तभी सही से परफॉर्म कर पाते हैं। अगर एक दूसरे फंक्शन को साथ में लेकर नहीं चलेंगे तो कोई भी फंक्शन सही से हमारा पूरा होगा ही नहीं। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसमें फर्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। इसका मतलब क्या है? देखिए समझते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, अपनी अपनी इच्छाएं हैं। अब उन लोगों की सारी इच्छाओं को एक जगह लेकर आना एक पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी, मतलब उन सबको इस तरीके से मोटिवेट करना कि वो एक ही डायरेक्शन में वर्क करें, है ना। एक ही डायरेक्शन में मतलब जो कॉमन हमारा एक ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, जो हमने प्लान करा है, उसको पूरा करने के लिए वो अपनी अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस दें, इस बात के लिए उनको मोटिवेट करना। दैट इज़ कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। तो कोऑर्डिनेशन ऐसा करने में हमारी मदद करता है कि सब लोगों को हम एक साथ लेकर आएं और उनसे जो हमारा मेन एम है उस तरफ मेहनत करवाएं, जिससे कि वो पूरा कर लें। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब हो गया कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, वो सब लोग एक ही तरफ काम करें। उन सब का जो गोल है ना, जो लास्ट का ऑब्जेक्टिव उन्हें पूरा करना है, वो सबका सेम हो। ये नहीं कि कोई तो कुछ करना चाह रहा है एंड कोई कुछ करना चाह रहा है। सबका मेनली एक ही गोल हो, एक ही डायरेक्शन हो, एक ही एक्शन वो परफॉर्म करें, एक ही तरफ एक्शन वो परफॉर्म करें। दैट इज़ कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। मतलब जो काम हो रहा है वो यूनिटी के साथ हो रहा है, सब मिलकर कर रहे हैं। नेक्स्ट आया कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे कि हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन हमारा मैनेजमेंट के हर फंक्शन में वर्क करता है, तो हम अब इजीली कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि ये प्लानिंग स्टेज में भी होता है और कंट्रोलिंग में भी होता है। तो ये कंटिन्यू, जैसे कि हमारे फंक्शंस चलते रहते हैं मैनेजमेंट के, ऐसे ही कोऑर्डिनेशन भी चलता रहता है। नेक्स्ट आया हमारा कोऑर्डिनेशन इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन। ऑल परवेसिव फंक्शन मतलब
जिसकी ज़रूरत हर लेवल में होती है मैनेजमेंट के। मतलब कोई भी लेवल हो चाहे मैनेजमेंट का, कोई भी डिपार्टमेंट हो चाहे मैनेजमेंट का, कोई भी फंक्शन हो चाहे मैनेजमेंट का, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हर जगह रहती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन। नेक्स्ट आया कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन खाली एक मैनेजर, मतलब खाली टॉप लेवल मैनेजर तो कोऑर्डिनेट कर रहा है पर बाकी नहीं कर रहे, ऐसा भी नहीं है। कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे ही मैनेजर्स की, क्योंकि टॉप लेवल को क्या करना है, मिडिल लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करना है, मिडिल लेवल को क्या करना है, टॉप लेवल के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, एंड लोअर लेवल के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है। और जो हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट आ गया उसको किसके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, आप बताइए। वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, जिससे कि वो उनको उनका काम समझा सके, उनको उनके प्लान के हिसाब से काम करवा सके। तो कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। नेक्स्ट आया कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन क्या होता है बताइए। डेलिब्रेट मतलब अच्छे से, कोऑर्डिनेशन बहुत सही ढंग से होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन, जिसको बिल्कुल सही ढंग से परफॉर्म करना चाहिए। मे भी हो सकता है कि सारे एम्प्लॉयज़ हमारे खुद ही अच्छे से आपस में काम कर रहे हैं, यूनिटी में काम कर रहे हैं, आपस में कोऑपरेट भी कर रहे हैं काम करते समय, फिर भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, जिससे कि उनकी काम करने की इच्छा बने, ये उनको उस चीज़ के लिए डायरेक्शन देने के लिए। ओके, हम आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंस की तरफ। इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों है हमें ऑर्गेनाइजेशन में। वैसे तो हमें इतना पढ़ने के बाद क्लियरली थोड़ा समझ में आ ही गया होगा कि कोऑर्डिनेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो क्या क्या काम करता है। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। नंबर 1, ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज से क्या मतलब हुआ, चलिए पढ़ते हैं। Growth in size. When an organization grow in size, the number of pupils also increase. At that time, it may become difficult to integrate their efforts and activities. जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ पीपल एम्प्लॉयड हैं वो भी बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो फिर हमारे एम्प्लॉयज़ बढ़ जाएंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है। एट दैट टाइम इट विल बिकम डिफ़िकल्ट टू इंटीग्रेट देयर एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज़। उस समय ये हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा कि उनके सारे एफ़र्ट्स को, उनके सारे काम को, उनके एक्टिविटीज़ को हम एक जगह इंटीग्रेट कर सकें, क्योंकि एज ऑल इंडिविजुअल डिफर इन देयर हैबिट ऑफ वर्क, बैकग्राउंड, अप्रोच एक्सेट्रा। क्योंकि हर इंडिविजुअल जो है उसकी अलग हैबिट है काम करने की, वो अलग बैकग्राउंड से आया है, अलग सोच रखता है, अलग अप्रोच है उसकी। तो उन सब के कामों को एक डायरेक्शन देना ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। Therefore, for organizational efficiency, it is important to harmonize individuals' goals and organization goals through coordination. तो ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी के लिए उस समय ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इंडिविजुअल गोल्स को और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पूरा करने के लिए कोऑर्डिनेशन की हेल्प लें। उन लोगों को आपस में इंटीग्रेट करने के लिए हम कोऑर्डिनेशन की हेल्प लें। क्योंकि देखिए हर जना, इतने सारे हमारे एम्प्लॉयज़ आए हैं पर हर जना अलग सोच रखता है, सबकी थिंकिंग सेम नहीं होती। ये ह्यूमन नेचर है कि सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। तो अब उनको एक मेन एम की तरफ, एक मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ लाना ही हमारा कोऑर्डिनेशन है ना। तो ये ग्रोथ इन साइज के साथ भी कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस बढ़ती जाती है। नेक्स्ट, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट, ऑल दीज डिपार्टमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं उसके लिए हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, ठीक है, पर सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट तो रहेंगे ना। हर डिपार्टमेंट बिल्कुल इंडिविजुअली अकेले काम तो नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं तो उसे दूसरे डिपार्टमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, कुछ पूछना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो कोऑर्डिनेशन लिंक्स द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट टू फोकस ऑन अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल।
तो कोऑर्डिनेशन उन सारी एक्टिविटीज़ को इस तरीके से लिंक कर देता है सारे डिपार्टमेंट की, जिससे कि जो वेरियस अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं उनकी जो मेन एम रहे वो एक कॉमन गोल की तरफ ही रहे। दे में ऑल्सो अराइज कॉन्फ्लिक्ट अमंग दैम। अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी अपनी अपनी इच्छा हुई, वो अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, एक दूसरे की बिल्कुल सुनना ही नहीं चाह रहे। इससे क्या हो रहा है, आपस में उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, लड़ाई हो रही हैं। तो कोऑर्डिनेशन इस बात का भी ध्यान रखता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ना हो, या अगर हों तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएं। Coordination is needed to ensure unity of action to avoid inter-department conflicts. कोऑर्डिनेशन ये भी इंश्योर करता है कि एक ही तरफ सब लोग मिलकर काम करें, जिससे कि जो डिपार्टमेंट्स के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं वो ना हो। ठीक है, दैट इज़ फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसकी एक इम्पॉर्टेंस और आती है, वो है स्पेशलाइजेशन। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, स्पेशलाइजेशन पर बिलीव रखती है। ऐसे इंसान को एम्प्लॉय करो जो स्पेशलाइज्ड हो उस फील्ड में, होता है ना। तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन हैव हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट, लाइक दिस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन पे स्पेशलाइजेशन की हाई डिग्री है, वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रखती है और बहुत सारे स्पेशलिस्ट रखती है। इससे क्या होता है, उन सारे स्पेशलिस्ट के बीच में लड़ाई होती है, क्योंकि हर स्पेशलिस्ट जो है वो ये सोचता है कि मैं ही सबसे सुपीरियर हूँ, मुझसे अच्छा कोई परफॉर्म कर ही नहीं सकता, मुझे कौन कुछ क्या बताएगा, मैं तो खुद ही स्पेशलाइज्ड हूँ। सबकी ये थिंकिंग आ जाती है। ठीक है, तो वो ये चाहते ही नहीं है कि वो किसी और से अगर कोई उन्हें एडवाइस दे, कोई सजेशन दे तो उसे एक्सेप्ट कर पाएँ। सब में अपना ईगो आ जाता है कि नहीं मैं ही सही हूँ यहाँ पे, और कोई सही हो ही नहीं सकता। तो कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड टू रिकंसाइल देयर डिफरेंसेस। तो उनके डिफरेंसेस को भी सही करने के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है कि उनके बीच में भी लड़ाइयाँ ना हों। समझ में आ गया आपको कोऑर्डिनेशन का पूरा टॉपिक। अब अगर आपको इस चैप्टर में कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए, मैं जल्दी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब मैं आगे आपके लिए इस चैप्टर से रिलेटेड MCQs और केस स्टडीज़ लेकर आने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।